नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। लखनपुर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक अफगान युवक जो है वो हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पकड़ा गया है अफगानी किशोर, और कोविड-19 टेस्टिंग प्वाइंट के नजदीक अफगानी किशोर को हिरासत में लिया गया है। पासपोर्ट और वीजा से हुई है अफगानी किशोर की पहचान, और लखनपुर पुलिस स्टेशन में किशोर से पूछताछ की जा रही है। यानी एक युवक यहां पर पकड़ा गया है, उससे पूछताछ जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहां तक कैसे पहुंच गया है, प्रवेश द्वार तक कैसे पहुंच गया है। कोविड-19 टेस्टिंग पॉइंट के नजदीक अफगानी किशोर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां हाथ लगी है। मुकम्मल तरीके से जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में अफगानी किशोर को पकड़ा गया है, और अब पूरी तरह से इस गुत्थी को सुलझाने में कठुआ पुलिस लगी हुई है कि आखिर किस तरह से ये किशोर यहां पर पहुंच गया है। क्योंकि अफगानिस्तान में भी आपने देखा कि किस तरह हालात जो है वो बनते हुए नजर आए थे। तालिबान ने पूरी तरह से वहां पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किशोर वहां से निकलकर कठुआ तक पहुंचा है तो जाहिर तरीके के एक सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता हुआ नजर आता है कि आखिर ये किशोर यहां पर किस तरह से पहुंच गया है और कौन से बड़े खुलासे इसकी तरफ से किए जाएंगे या फिर किए गए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, ये बताइए कि जो किशोर यहां पर हिरासत में लिया गया है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पुलिस जो पूछताछ कर रही है उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? ने जिस तरह से लखनपुर जो यूटी का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं कोविड के चलते। जितने भी लोग बाहर से जम्मू कश्मीर में आते हैं उनको यहाँ पर रोका जाता है, और इसी दौरान एक अफगान जो टीनेजर है उसको यहाँ पर रोका गया है, और उसको पूछताछ के बाद ये पता चला कि अफगानिस्तान से भारत में आया है, और उसे पूछताछ के लिए लखनपुर पुलिस की टीम लखनपुर थाने में ले गई है। और अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ये सामने आया है कि ये अपने भाई जो कि अफगान आर्मी में जवान हैं और इंजर्ड हैं, और इंजन की घायल अवस्था में उन्हें आरआर हॉस्पिटल दिल्ली लाया गया था, वहां पर उनका उपचार जारी है। लेकिन ये वहां से वापिस अफगानिस्तान जाने की तैयारी में था, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों आया है, क्या मकसद लेकर वो जम्मू कश्मीर में आया है, उसके लेकर इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। क्योंकि सरबजीत, अगर अफगानिस्तान से ये भारत पहुंचा है तो जाहिर तरीके से दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली के बाद ये जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर कैसे पहुंच गया, ये बहुत बड़ा सवाल था। हाँ बिल्कुल, दिल्ली तक तो जिस तरह से सूत्रों में बता पा रहे हैं कि इसके पास वैलिड वीजा और डॉक्यूमेंट तो दिल्ली के पास आने तक तो थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब ये लखनपुर में यहाँ पर पकड़ा गया है तो इसके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हालांकि उसके मोबाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर हैं जिनको वेरीफाई जो है पुलिस के एंड से यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम एजेंसीज के लोग लखनपुर थाने पहुंचे हुए हैं, एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और पूरी पूछताछ से की जा रही है। हालांकि पूछताछ में अभी तक यही सामने आ पा रहा है कि ये कहीं वापिस अफगानिस्तान जाने की फिराक में था, लेकिन फिर भी कितनी आयु वर्ग का ये किशोर है सरबजीत? जी बिल्कुल, इसकी आयु जो बताई जा रही है वो 16 से 17 साल इसकी आयु बताई जा रही है, और यही अभी तक जी जानकारी जो हमें मिल पा रही है कि अपने भाई के पास जो अभी उपचाराधीन है आरआर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, तो वहां पर ये उसके पास आया, वहां पर आया हुआ था, और वहां से जम्मू कश्मीर ये कहाँ कैसे पहुंचा है, किस जरिए से यहाँ पर पहुंचा। सरबजीत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर एक राज्य की एक बात तो नहीं करेंगे, लेकिन देश की अगर बात करें तो बॉर्डर पर वो लोग खड़े हैं, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या फिर अमेरिका ब्रिटेन की बात करें, तो हर देश के बॉर्डर पर ये लोग खड़े हैं और वहां पर शरण लेने के लिए भी कोशिश की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि शरणार्थी बनकर यहां पर पहुंचा हुआ हो ये? जी बिल्कुल, जिस तरह से हालात जो हैं वो अफगानिस्तान में बने हुए हैं वो सब लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी तक जो इससे पूछताछ हो पा रही है उसका तो यही अभी तक सामने आया है कि ये दिल्ली में ही अपने किसी भाई के पास वहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में क्यों आ रहा था, किस मकसद से जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, उसको लेकर पुलिस के किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना था कि अभी और कितनी पूछताछ की जाएगी और साथ ही कहाँ रखा जाएगा इसे फिलहाल? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि तमाम एजेंसीज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। जितनी देर तक पूरी पूछताछ नहीं हो पाती इतनी देर तक हम वो मीडिया को कुछ भी बताने में जो है वो अभी नहीं बता पाएंगे। ऐसे में जब पूछताछ पूरी हो जाती है तो वो मीडिया को फिर से इस बारे में बता सकते हैं, लेकिन अभी तक की यही है कि लखनपुर पुलिस स्टेशन में इसको रखा गया है। और चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अफगानी युवक को यहां पर पकड़ा गया है। लखनपुर प्रवेश द्वार में चेकिंग के दौरान, कोविड-19 की टेस्टिंग के दौरान यहां पर इस युवक को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और काफी दस्तावेज भी इससे यहां पर खंगाले जा रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर प्रवेश द्वार तक ये युवक कैसे पहुंच गया है। आगे बढ़ जाएंगे और अब आपको बताते चले कि कश्मीर से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर ओम बिरला को देखा गया है। लद्दाख का भी दौरा करते हुए वो नजर आए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहां संसद ही देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस तरह से बात कही है और स्पीकर ने श्रीनगर में कई शिष्टमंडलों से मुलाकात कर लोगों के मन की बात जाना है। और लद्दाख दौरे के बाद इन दिनों श्रीनगर के दौरे पर लोकसभा स्पीकर देखे गए हैं और जाहिर तरीके से आप देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी दौरे का सिलसिला पूरी तरह से शुरू किया गया। लद्दाख यूटी के अंदर भी दौरा किया गया और उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो स्पीकर ने श्रीनगर का रुख किया है और श्रीनगर के अंदर कई शिष्टमंडलों से भी मुलाकात करते हुए ओम बिरला नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि संसद ही देश की सबसे बड़ी पंचायत है और हर फैसला संसद के अंदर यहां पर लिया जाता है, आम लोगों को मद्देनजर रखते हुए लिया जाता है। स्पीकर ने श्रीनगर में कई शिष्टमंडलों से मुलाकात की है। साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो यहां पर पहुंचे थे जब दौरा यहां शुरू हुआ था। लेकिन मुकम्मल तरीके से शिष्टमंडलों से अगर बातचीत हुई है तो शिष्टमंडलों की तरफ से कौन कौन सी समस्याएं ओम बिरला के सामने रखी गई, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन सबसे बड़ा बयान उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर पहुंचकर दिया है कि संसद ही पूरे देश की यहां पर पंचायत है, जहां पर हर काम होता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी पंचायत को उन्होंने संसद करार दे दिया है, यानी संसद वो जगह है जहां पर हर किसी के मसले को उठाया जाता है, मुद्दे को उठाया जाता है और फिर उस पर मुहर लगाई जाती है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तजम्मुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से ये आज का यहां दौरा स्पीकर का रहा और जिन जिन शिष्टमंडलों से मुलाकात हुई है किन मुद्दों को लेकर हुई? अच्छा, बहुत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का 4 रोजा दौरा जो है वो आज खत्म हो जाएगा। लद्दाख, कारगिल और उसके बाद आज श्रीनगर के SKICC में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर जतिंदर सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह और वजीर ममलिकत मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति नई दिल्ली से तशरीफ लाने के बाद यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदे जिनमें 5 सरपंच, DDC चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और PDC चेयरपर्सन वगैरह शामिल हैं। वादे के मुताबिक आज की जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का दुनिया भर का जो पंचायत है, ये मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है, उसका नाम पार्लियामेंट है। और जब एक सियासी और अवामी खिदमत खलक में लोग जुट जाते हैं तो ग्रास रूट लेवल से यही 5 सरपंच जो होते हैं आगे चलकर मुल्क और स्टेट और यूटी को संभालते हैं। इस ज़मन में चूंकि मामला बहुत सारे थे, पहले सेशन में तकरीरें हुई, दूसरे सेशन में DDC और BDC चेयरपर्सन की जो मुलाकात है वो मेंबर पार्लियामेंट और सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के हैं उनके साथ मुलाकात हुई और कवायद और ज़वाबित, कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी मामलात और इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता, कौन से चैलेंजेस है जिनमें सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज है, जिनमें एकोमोडेशन का बड़ा चैलेंज है। और इस मौके पर बड़ी अहम तकरीर के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर के, हमने उनके अफसोस है कि उन्होंने माजी में इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जिनमें अवामी नुमाइंदे शामिल हुए। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में सरकार उन्हीं की पार्टी की होगी और जो भी इंतखाब जम्मू कश्मीर में होंगे उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ताहम उन्होंने माजी के इंतखाबात जिसमें चेयरपर्सन, BDCs, DDCs और उससे कबल जो 5 और सरपंच में इंतखाबात हुए, आपने सिटे अवे या बाइकआउट पे जबरदस्त अफसोस का इजहार किया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा और भी शिष्टमंडल जो है वो वहां पर मौजूद थे, आला नेता भी वहां पर मौजूद थे, सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से किस किस मुद्दे को लेकर बातचीत की गई है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर एक तरफ रखकर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपनी बात सामने रख दी और कह भी दी, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग लोग वहां पर मौजूद थे। देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम था ये रूरल डेवलपमेंट के आसपास ही था कि आपके पास स्कीमें कितनी है, आपके पास पैसा कितना है, आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपको अफसरान का ताउन कितना मिलना है, आपके निजी और इज्तिमाई मसाइल कितने हैं। इस मौके पर कांग्रेस के DDC चेयरपर्सन और उसके अलावा श्रीनगर के मलिक आफ्ताब जो कि अपनी पार्टी के DDC चेयरपर्सन है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नजीर अहमद खान बडगाम से DDC चेयरपर्सन, हमने बड़े जबरदस्त तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कुछ मामला, कुछ सियासत डिफेमेशन एक्ट पे चलता है और कुछ कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पर कई जो DDC चेयरमैन मुंतखब हुए हैं उनके मसाइल भी कुछ इनफरादी है जिनको वो फौकियत और तरजीह देते हैं इज्तिमाइयत के बजाय, जिस पर कुल मिलाकर जो
ओम बिरला ने उन्हें बड़ा खंदा पेशानी से सुना और ये मामला जो है कमेटी बनी है जो ये रिपोर्ट जो है आगे पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने मौजूद रहेंगी, जिसके बाद पहले भी जिस तरह से रिपोर्ट्स भेजी जा चुकी हैं, लोगों का ये आरोप था कि रिपोर्ट जो है जमीनी सतह पर सही से पेश नहीं की गई हैं कि आखिर वहां पर काम कैसे हो। यानी कोविड-19 के दौरान की आप अगर बात करें तो यहां पर भी आरोप पूरी तरह से लगते नजर आए थे कि जमीन पर क्या हो रहा है वो सही से नहीं बताया गया था। क्या लगता है कि इस बार जो रिपोर्ट पेश की गई है वो मुकम्मल तरीके से सही होगी? देखिए आशा, एक होता है कि रिपोर्ट आपने भेजी और लोकसभा को भेजी, दूसरा लोकसभा के स्पीकर आज खुद ओम बिरला इन नुमाइंदों को सुन रहे हैं। आसमान जमीन का अंतर है। और ये जब आप लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं, बताया जाता है कि आइंदा कुछ दिनों में इसके नतायज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इससे कबल जो मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने भी इन अवामी नुमाइंदों से बातचीत की। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो था होम अफेयर्स का और बाकी डिपार्टमेंट्स का, उन्होंने भी मुलाकात की। यानी कहीं ना कहीं आप चूंकि जब तक जम्मू कश्मीर अवामी हुकूमत बनती है तब तक डीडीसी चेयरपर्सन और इनके जो मामलात है इन्हें मरकज को ही हल करना होगा, क्योंकि मुख्य दायरा में जब आप लोग लाते हैं उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनकी रखवाली किस तरह से कर पाएंगे। डॉक्टर मेहता चीफ सेक्रेटरी खुद मौजूद रहे और हर बात को नोट करते रहे। सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के हैं वो खुद मौजूद रहे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जल शक्ति के, वो मौजूद थी। इसके अलावा बड़े अहम और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान थे। डॉक्टर चित्रित सिंह मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुल्ला मौजूद थे, निर्मल सिंह मौजूद थे। मुझे लगता है एक बड़ा अहम प्रोग्राम था। यानी इस बार ये कहा जा सकता है तजम्मुल कि ग्राउंड से रिपोर्ट सही पेश की गई होगी और बहुत जल्द इस पर अमल भी होगा, कुछ ऐसा? देखिए, अमल भी होगा और नताइज भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त आपको याद होगा कि जब BVR सुब्रमण्यम जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डीडीसी चुनावों का बिगुल बजा था तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि इनको मुख्तलिफ तरीकों से एकोमोडेशन और प्रोटेक्शन मिलेगा, सिक्योरिटी कवर मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। जो लोग जीत के आएंगे, जो लोग नहीं जीत पाए उनकी खैर ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जीत के आए वो काफी नाराज हैं। बडगाम से लेकर कई एक इलाकों में अभी भी डीडीसी मेंबरान जो हैं मुख्तलिफ प्राइवेट होटलों में रखे गए हैं, जहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम वन गेट वन एरिया जो है वो उसके मुताबिक चल रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के बीच में जाएं और बढ़ चढ़ कर जो इंतखाबी माहौल है उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी और बाकी मामला की वजह से उन्हें बाहर आने नहीं दिया गया। बताया जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि स्पीकर अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इस बार जो रिपोर्ट पेश की गई है तो वो जाहिर तरीके से संसद तक पहुंचेगी और संसद में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और बहुत जल्द इस पर हल जो है वो देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए तजम्मुल। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि ओम बिरला स्पीकर हैं और संसद में पूरी तरह से वो कार्यवाही को सुनते भी हैं, बहुत अच्छे से जानते भी हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दौरे पर पहुंचे हुए हैं तो खुद उन्होंने जमीनी सतह पर पहुंचने की कोशिश की है, हर किसी को सुनने की कोशिश की है और अब यहां पर अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कार्यवाही भी होगी और अमल भी किया जाएगा हर समस्या को लेकर। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि चोरों का आतंक यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है यहां आप ये देखिए कि किस तरह से जिला सांबा में चोरों के आतंक के आगे नतमस्तक पुलिस होती हुई नजर आई है और जिले के परमंडल ब्लॉक में भी अब चोरों का बोलबाला देखा जा रहा है और चोरों ने 2 घरों में सेंध लगाकर भारी मात्रा में माल उड़ा लिया है और 50,000 रुपए नकद और 70 तोले चांदी यहां पर साफ कर दिया गया, यानी इस पर हाथ, और 70 तोला चांदी भी लूट लिया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिला सांबा में ये कोई पहला मौका नहीं है कि चोरों ने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी सुने घर में चोरों ने इसी तरह से सेंध लगाई थी और अब परमंडल ब्लॉक की बात की जाए तो चोरों का बोलबाला वहां पर देखा जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपए नकद और 70 तोले चांदी मौजूद है, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। और जिला सांबा में चोरों के आतंक के आगे अब पुलिस भी नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है, बेबस होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी जिला सांबा के अंदर चोरी की घटनाएं पेश आई थी, जहां पर पुलिस पूरी तरह से गठन करती हुई नजर आई टीम का, लेकिन उस टीम ने कितना काम किया और किस तरह से किया उसकी तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। क्योंकि अब इस बार आप देखिए जिला सांबा के अंदर पुलिस भी कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल बेबस पुलिस वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आम लोगों के घरों के अंदर एक एक करके किस तरह से डाका डाला जा रहा है ये देखने वाली बात है और चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद हो चुके हैं ये भी आपके सामने। तो साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से
चोरी यहां पर की गई है। साफ आप देखिए कमरे के अंदर क्या कुछ हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, जम्मू जिले की भी बात की जाए तो इस तरह से कई घटनाएं यहां पर देखने को मिली थी। लेकिन जिला सांबा के अंदर भी हर रोज एक चोरी की घटना जो है वो देखने को मिलती है, जिस पर सवालिया निशान ये खड़ा होता हुआ नजर आता है कि आखिर इन चोरों का बोलबाला इस तरह से कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, आखिर नतमस्तक होती हुई क्यों पुलिस नजर आ रही है, यह देखना बहुत जरूरी है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पहले जो चोरी हुई थी उसके लिए सिट का गठन भी हुआ था, बहुत बड़े बड़े दावे भी पेश किए गए थे और उसके बाद अब फिर से जिले की बात करें तो परमंडल इलाके के अंदर आप देखिए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें चोरों ने 2 घरों में सेंध लगाई है और पूरी तरह से माल यहां पर उड़ा लिया गया। 50,000 रुपए नकद हैं और 70 तोला चांदी भी इसमें मौजूद था, जिसमें चोरों ने पूरी तरह से अपने हौसले बुलंद कर दिखा दिए हैं। अब सवाल पुलिस पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहां पर है, किस तरह से चाक चौबंद की गई है और आम जनता कितनी महफूज है अपने घर के अंदर, यह बहुत बड़ा सवाल। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये पहला मौका नहीं है कि जिला सांबा के अंदर चोरी की घटनाएं पेश आई हूं, इससे पहले भी चोरी की घटना पेश आई थी और आप ही ने रिपोर्ट किया था। उस वक्त बताया गया था कि सिट का गठन किया गया है, लेकिन कहां पर वो सिट काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो चोरी के और 2 मामले पेश आए हैं सांबा जिला के पुरमंडल इलाके से पेश आए हैं और ये एक चिंता का विषय बन चुका है कि लगातार अब अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं। अगर इसे पुरमंडल इलाके की बात करें तो पुरमंडल इलाके के ये 2 अलग अलग इलाके हैं, यहाँ पर ये चोरी की वारदातें पेश आई हैं और दिन दिहाड़े ये चोरी हुई हैं और एक घर से बताया जा रहा है कि 50,000 कैश और लगभग 70 तोले जो चांदी है वो चोरी की गई है। यानी ये जो चांदी का मैं जिक्र कर रहा हूं ये 2 अलग अलग घरों की टोटल 70 तोले चांदी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो ग्राफ चोरियों का जिला सांबा में बढ़ता जा रहा है, पूरे जम्मू संभाग में तो लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस आखिर किस तरह से काम कर रही है, ये सवालिया निशान एक बार फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पुलिस लगातार चोरों की धरपकड़ करने में कहीं ना कहीं फेल साबित होती हुई नजर आ रही है और हम ये कह रहे थे कि लगातार जिस तरह से बड़ी मात्रा में क्राइम बढ़ता जा रहा है, सांबा के कई अलग अलग इलाकों में क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इससे की चिंता ये बढ़ चुकी है कि ह्यूमन लाइफ को भी थ्रेट जो वो बन चुका है और जिस तरह से तेजधार हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी इन चोरों की गिरफ्त जो वो नहीं कर पा रही है, धरपकड़ इनकी नहीं कर पा रही है। लेकिन जो सिट का गठन किया गया था उसको लेकर भी अभी तक कोई ऐसी सूचना हाथ नहीं लगी है, लेकिन लगातार ये आतंक बढ़ चुका है और प्रॉपर्टी का लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन इससे आम जो लोगों की जिंदगी है ये भी खतरे में नजर आ रही है। सवाल तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर ही खड़ा हो रहा है कि आखिर चोरों को पकड़ने में जिला सांबा की पुलिस क्यों नाकाम सिद्ध हो रही है। क्योंकि अगर सिधड़ा इलाके की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि जब वहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था तो तेजधार हथियार भी लाए गए थे। जाहिर तरीके से ये समझिए कि अगर तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो जानी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस काम नहीं कर रही, क्यों? देखिए, मैं वही तो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक थ्रेट बहुत बड़ा बना हुआ है और पुलिस लगातार जब आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, निशानदेही करके चली जाती है और ये कहा जाता है कि आप लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आखिर वो कार्रवाई आगे सर अंजाम क्यों नहीं चढ़ पा रही, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मुझे लगता है कि अगर पुलिस का रवैया इसी तरह से रहा तो ये चोरों का आतंक है ये कम नहीं होगा और लगातार लोगों का प्रॉपर्टी का नुकसान होगा और उसके साथ जानी नुकसान होने का काफी ज्यादा खतरा बन चुका है। लेकिन ये अपील हम डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी करेंगे कि आपने जो बड़े बड़े दावे वादे किए थे कि हम क्राइम को खत्म करेंगे, लेकिन क्राइम तो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसमें पुलिस जो वो नाकामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इक्का दुक्का मामला जरूर जो है पुलिस सॉल्व कर लेती है, लेकिन वो भी इतना हाईलाइट हो जाता है कि शायद पुलिस ने हर एक मोर्चे पर अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। पुलिस को ये पता लगाने की बहुत जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस समय सक्रिय हुए हैं, क्या कोई बाहरी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, शरारती तत्व आ चुके हैं जो लगातार लोगों के घरों पर चोरियों की पुलिस को यहाँ पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है, पेट्रोलिंग चलाना बहुत जरूरी है, रात के समय में यहाँ निगरानी रखना, पोस्ट बढ़ाना और लोगों को अपने तैनात करना बहुत जरूरी है कि कांस्टेबल्स को यहाँ पर तैनात किया जाए कि कौन कौन से इलाके के अंदर रैकी की जा रही है और किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ऋषि ये बताइए कि चोरी अगर की गई है तो क्या कोई सुराग वहां से मिला है? देखिए, कोई सुराग हाथ नहीं लगा है कि वो बताया जा रहा है कि लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास जब वो घर के सदस्य कहीं बाहर गए थे, वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ताले वगैरह टूटे हुए थे, घर का अलग अलग कोना जो वो छाना गया था, खंगाला गया था और जहां पर भी उनको कीमती सामान मिलता था वो वहां से चुराकर रफू चक्कर हो गए। और ये भी हम आपको बता दें कि इसमें एक जानकारी जरूर हाथ लगी है कि एक सस्पेक्ट जो वो
पकड़ा भी गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि शायद इसका कनेक्शन इस चोरी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अभी तक उसको लेकर भी कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस की जिस तरह से आपने बात की कि पेट्रोलिंग करनी चाहिए, आपको बता दें कि पेट्रोलिंग की जाती है, अलग अलग इलाकों में गश्त की जाती है। मुझे लगता है कि शायद नफरी काफी ज्यादा कम है जो कि अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय नहीं की जाती है, और शायद यही एक वजह है कि चोर उसे बढ़ाया जा सकता है। ऋषि, आला अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और पुलिस डिपार्टमेंट को देखना बहुत जरूरी है कि जिस इलाके के अंदर चोरी की घटनाओं को ज्यादा अंजाम दिया जा रहा है चोरों की तरफ से, वहां पर नफरी को किस तरह से बढ़ाना है, इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जो बता रहे हैं कि चोरी की घटनाओं को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। महज एक शख्स को पकड़ा गया है, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई खुलासा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर पुलिस क्यों कोताही बरत रही है, क्यों ढिलाई बरत रही है, यह देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के छात्रों ने हाल ही में घोषित किए गए उनके नतीजों पर सवाल उठाते हुए आज एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन कर दिया और इन छात्रों का आरोप है कि ये नतीजे सरासर गलत हैं और अधिकारियों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से कोई बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स पिछले 21 दिनों से नतीजों में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं और इनका आरोप है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर इकट्ठे होने का है वो यही है कि विद्यार्थी पिछले 21 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है। 17 दिन तक विद्यार्थी लगातार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन करता रहा कि सर, जो रिजल्ट आपने 10 तारीख का निकाला है वो विद्यार्थियों का रिजल्ट सही नहीं है, उस रिजल्ट को सही करके निकालिए। 17 दिन के बाद जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के सामने रिजल्ट रखती है तो एकमात्र विद्यार्थियों का मुंह काला करने के अनुसार वह रिजल्ट निकालती है, जिसमें 150 विद्यार्थी का रिजल्ट होता है, जिसमें 53 पासिंग रहते हैं और 97 दोबारा फेल होते हैं। और जो 53 पासिंग है उनका वही पुराना रिजल्ट जो पासिंग गैजेट से उठाया गया था उसमें वो बच्चे इन्वॉल्व करके देती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी यहां पर बेवकूफ किसे बनाना चाहती है, अपने आप को या विद्यार्थियों को? और जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, 28 विद्यार्थी फेल होता है। जब विद्यार्थी अपने रिजल्ट से ना खुश होकर ज्वाइंट कंट्रोलर के पास जाता है, वो कहते हैं कि ये हमारी अथॉरिटी नहीं है। तो आपके चैनलों के माध्यम से हम ये मांग करना चाहेंगे कि अगर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कंट्रोलर और ज्वाइंट कंट्रोलर के पास, उनसे वो कुर्सियां ले ली जाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन जम्मू में आज गुगा नवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बाबा कालीबीर जी को समर्पित है और आज के दिन लोग यहां नाग बर्मियों में दूध समर्पित कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगते हैं। और बाबा कालीबीर जी के मंदिरों में आज सुबह से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। जम्मू की धरती को नागों की धरती कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ जगह जगह बाबा कालीबीर जी का वास है जो लोगों की रक्षा करते हैं। आज का दिन जो बड़ा महत्व रखता है क्योंकि ये जो गुग्गा नौमी है, पवन त्यौहार है, नागे का एक दिन है जोड़ा पूरे संसार च मनाया जाता है। ये पूरा महीना चलता है, जन्म अपना रखड़ पुन्ने को ली है तो 22 सितंबर तक ये चलना है पूरे संसार में सुनिया। और हर घर का नाग मन्निया जाता, नाग की पूजा की जाती है और जम्मू के डोगरा पंथ में सब तो ज़्यादा मन्निया जाता। हर घर का अज इसका दिन मनाया जा रहा, छिले बजाए जा रहे हैं, कंजक पूजियां जा रही हैं, भंडारे नाले किए जा रहे हैं। बाकी अस भी ये प्रार्थना करने कि सुख शांति प्रदान होवे, यह दौर है बीमारी का, देवता इसी खत्म करे, लोगों की सुख समृद्धि दे, बुद्धि दे, सीधा रास्ता ला। और हम सभी को यही सूचना देना चाहते हैं कि कुल देवता बाबा कालीबीर जी का अथवा राया मंडलिक जी का जितना हो सके उतना गुणगान करें और उनके आशीर्वाद से अपना परिवार को आगे बढ़ाएं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण का काम जिला रामबन की कुनफर पंचायत के वार्ड नंबर 4 घड़ा मोड़ के लोगों पर भारी पड़ रहा है। हाईवे के विस्तारीकरण के चलते किए गए जीवन के साथ आपको देखिए किस तरह से खिलवाड़ यहां पर लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन जमीन की कटाव से अब यहां लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि 2 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 21 सदस्य यहां रहने वाले थे और इन 2 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त होने से ये लोग अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं और घर से बेघर हुए इन लोगों ने अब सरकार से सर छुपाने की जगह और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने कई बार इन लोगों के पुनर्वास के लिए फाइलें तो बनाई, लेकिन आज तक इनको राहत नहीं मिल पाई। बहुत डैमेज है, लोग
कल से हमें कहना है कि कब निकलेगा वो भरोसा नहीं है। हमारे बच्चे दर बेदर है खेतों में, हमारा सामान जो है वो भी गए थे। हम चाहते हैं इधर कुछ हमें कुछ न कुछ करे, अगर कुछ न कुछ हमारा तो हम भी कहीं रहेंगे। कुछ ठिकाना तो दे गवर्नमेंट, हमें बार बार जोर बोलती है कभी अब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो आज तो ये चल पड़े, अब कहाँ जाए। ये अरसा 7-8 साल से जो है इनके कागजात बनते रहे हैं, कैंसिल होते रहे हैं। इनको डैमेज जब गिरेगा तो तब मुआवजा मिलेगा। तो आज ये गिरने के पगार पर है, तो इनको कुछ आज तक मिला नहीं। अब जब तक इनको मुआवजा ना मिले तब तक यहाँ पर काम बंद रहना चाहिए। और इनको रहने के लिए मकान भी जो हैं वो डैमेज में आ गए हैं, इसलिए इनको कहीं रहने की जगह भी दी जाए, कोई टेंट का इंतज़ाम करें या किसी चीज़ का और कहीं पर इनका रिहाइश का इंतज़ाम करे गवर्नमेंट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।